बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिज़िक्स यूनिट 3 डायनामिक स्टार्ट कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 5 में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर भी उतनी ही फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आप जिस चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। जितनी न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई करते हो उतनी न्यूटन का फोर्स वो बैक आपके ऊपर अप्लाई करता है। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हो तो वो 10 न्यूटन आपके ऊपर भी अप्लाई करेगा। अब चूंकि स्टूडेंट्स फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर दो अपोजिट फोर्सेस आ रही है, मतलब आप अगर उसमें फॉरवर्ड अप्लाई करते हो तो वो आपके ऊपर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं। आप अगर किसी चीज़ के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हो तो वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फोर्स के साथ हम लगा लेते हैं नेगेटिव साइन। मतलब आप अगर जो फोर्स अप्लाई करते हो तो फिजिक्स में हम उसको एक्शन बोलते हैं और ये फोर्स पॉजिटिव होती है। तो वो जब आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन, और उस फोर्स के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझ लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो स्टूडेंट कि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, ये वाली फोर्स आपकी आ गई। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये आपके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ही होगा। ठीक है, मतलब एक फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई की, एक फोर्स इसने आपके ऊपर अप्लाई की। जो फोर्स आपने अप्लाई की है उसको हम बोलते हैं एक्शन। ठीक है, और जो उसने अप्लाई की है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट भी यही है, कहते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, उतना ही रिएक्शन होगा। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट। बात की समझ आ रही है? तो जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर एक्शन करोगे तो वो आपके ऊपर रिएक्शन करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी है, ये आपके पास शूज़ है तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए हो गया, ये फुटबॉल है ये ऑब्जेक्ट बी हो गया। अब ये शूज़ जब आप इसे किक करते हो इस बॉल को, तो जो फोर्स आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो डियर स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं FAB, यानी फोर्स ऑफ ए ऑन बी, फोर्स ऑफ ए ऑन बी। इसी तरह ये बॉल आपके ऊपर यानी आपके शूज़ के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा और उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ बी ऑन ए, तो इसीलिए ये FBA है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है कि FAB इज इक्वल टू FBA, लेकिन नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि आप अगर उसके ऊपर फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करते हो तो वो आपके ऊपर बैकवर्ड यानी रिवर्स फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। इस बात की समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब इसको मैंने यहाँ पर दूसरी तरह लिखा है कि when one object exerts a force on the second object, कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये जो ब्लॉक है ये सेकंड ऑब्जेक्ट है और जो ये लड़का है, ठीक है, उसका शूज़ जो है ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 है। मतलब व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर मैंने क्या लिखा है, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या लिखा है कि व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट विल एक्सर्ट द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप हो और सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब ब्लॉक है, इन द केस फुटबॉल है। आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसने आपके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने लिखा है द फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी इज एफ ए बी। जिस तरह वहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो फोर्स ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ ए बी, एंड द फोर्स ऑफ बी ऑन ऑब्जेक्ट ए इज एफ बी ए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है दोबारा वही बात कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, कि एफ ए बी यानी फोर्स ऑफ ए ऑन ऑब्जेक्ट बी एंड फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए दोनों इक्वल होगी, सिर्फ और सिर्फ उनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। बिल्कुल 180 एंगल के साथ ये फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहाँ पर इसीलिए ये नेगेटिव साइन, तो मैंने लिखा है नेगेटिव साइन शोज द रिएक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, कि ये आपको ये बता रहा है कि ये जो रिएक्शन फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसीलिए इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर न्यूट्रलाइज ईच अदर, कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जितना ये एक्शन है उतना ही रिएक्शन है, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव तो बात ख़त्म, ज़ीरो। नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रलाइज करने के लिए सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दोनों फोर्सेस लगती, मतलब एक्शन भी एक के ऊपर होता, रिएक्शन भी उसी के ऊपर होता, तो फिर ये फोर्स ज़ीरो हो जाती। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पर एक्शन जो है वो फुटबॉल के ऊपर क्या होता है, एक्शन होता है। एक्शन कहाँ पर होता है डियर स्टूडेंट्स? फुटबॉल के ऊपर होता है। और रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर होता है? जूते के ऊपर होता है, शूज़ के ऊपर होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। इस बात की समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? अब जिस तरह आपने इसको किक किया, अपने फोर्स अप्लाई किया, एक्शन हुआ, जितनी फोर्स आपने लगाई ही उतनी फोर्स ये आपके ऊपर लगाएगा, रिएक्शन होगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चूंकि हो रहा है तो इसको आप नेगेटिव कह सकते हो। इन द सेम केस डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास एक जेट, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या करता है, ये एक स्पेशल गैस को इजेक्ट करता है। जब ये आगे की तरफ जेट जाती है ना, तो ये जाती क्यों है? क्योंकि इससे जो है वो गैस निकलती है बैकवर्ड। ये जेट जो है ये इस गैसेस के ऊपर एक्शन करता है। क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? एक्शन करता है और एक हाई प्रेशर के साथ इसको रिलीज करता है। अब जेट जब इसके ऊपर एक्शन करता है तो एज अ रिजल्ट ये क्या करेगा, उस जेट के ऊपर रिएक्शन करेगा, और ये जेट जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास रॉकेट होते हैं और रॉकेट जो ऊपर की तरफ लॉन्च किए जाते हैं, ऊपर की तरफ वो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रॉकेट जो है उससे जो धुआं निकलता है, गैसेस निकलती है डियर स्टूडेंट्स, ये रॉकेट उन गैसेस के ऊपर क्या करता है, एक्शन करता है। और अब ये गैसेस जो है ये क्या करते हैं, रिएक्शन के तौर पर जो फोर्स ये अप्लाई करती है उस रॉकेट के ऊपर, तो इस वजह से ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर ये गैसेस उस रॉकेट से ना निकलती तो कभी भी ये रॉकेट ऊपर की तरफ ना जाता। मतलब ये जो गैसेस के ऊपर ये एक्शन करता है, यही गैसेस दोबारा रिएक्शन करती है उस रॉकेट के ऊपर, और जिसकी वजह से वो मूव करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी आपके लिए बनाई है, और इसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर आपको परफॉर्म भी कराऊंगा। आप ये समझ लें कि ये एक स्ट्रिंग है आपके पास, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, मतलब एक धागा है जो मैंने ये लगाया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एक स्ट्रा लगाया है, जिस तरह जैसे आप जूस पीते हो वो स्ट्रा इसके ऊपर लगाया है। अब इस स्ट्रा को मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, के एक बलून के साथ अटैच किया है एक स्क्वाश टेप के थ्रू, ठीक। और जब मैं इस बलून को एक्सपेंड करता हूँ, फूलता हूँ, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, को ये जो यहाँ पर लटक जाता है, और जब आप इसे रिलीज़ करते हो डियर स्टूडेंट्स, ये बलून क्या करता है, ये एक गैस को रिलीज़ करता है, यानी इसके अंदर जो एयर है वो उसको रिलीज़ करता है, उनके ऊपर एक्शन करता है। अब यहाँ से जो धुआं निकलता है, जो हवा निकलती है, वो इसके ऊपर क्या करेगी, रिएक्शन, और एज अ रिजल्ट ये बलून जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी कहानी थी एक्शन और रिएक्शन की। स्टूडेंट, अब जिस तरह हम चलते हैं, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पाँव रखते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन लगाते हैं, तो वो बैकवर्ड हमारे ऊपर रिएक्शन लगाती है, जिसकी वजह से हम आगे चल सकते हैं। तो ये भी एक एक्शन और रिएक्शन वाली बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हमने उसमें ये बताया कि एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है
तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स अप्लाई करता है जितना फर्स्ट जो है वो सेकंड के ऊपर अप्लाई करता है। दोनों फोर्सेस सेम होती है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, जस्ट उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी दी, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म रहा। फिर मैंने आपको ये कहा कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जर्ट हो रही। अगर ये सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर होता तो फिर हम कहते कि ये न्यूट्रलाइज हो जाते, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल नहीं कर सकते। और अक्सर ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।